वेलकम टू डब्ल्यूसीआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज की क्लास में हम ओ लेवल का जो चौथा मॉड्यूल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके प्रैक्टिकल वाइवा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। तो जिनमें से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज आईओटी, आईओटी क्या होता है या किससे कहते हैं आईओटी। तो आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल नेम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इट रेफर टू द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, डिवाइस, व्हीकल एंड अदर आइटम एम्बेडेड विद सेंसर, सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी दैट इनेबल them to collect and exchange data over the internet। तो आईओटी क्या है? एक, इसका पूरा नेम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पर जो भौतिक वस्तुएं होती हैं जैसे कि कोई भी उपकरण, डिवाइसें हैं या वाहन है या अन्य वस्तुएं क्या होती हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं। नेटवर्क कैसे क्रिएट करती हैं? वो डिवाइसें क्या होती हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, और वो जब इंटरकनेक्ट हैं डिवाइसें और उन डिवाइसों में क्या यूज हो रहे हैं, सेंसर यूज हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, तो उनके माध्यम से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने के साथ साथ में क्या करती हैं, डेटा का आदान प्रदान करती हैं। तो जब डेटा का आदान प्रदान करती हैं तो ऐसे में वो क्या बना हुआ है, एक आईओटी बना हुआ है। जैसे कि क्या है कि एक मोबाइल फोन है और एक लैपटॉप है, और इसके साथ साथ में आपके पास एक क्या है, प्रिंटर है। जैसे कि आपके पास एक प्रिंटर है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एक आपके पास प्रिंटर है। अब आप क्या करते हैं, मोबाइल फोन से डेटा टेदर कर रहे हैं, आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, अपने लैपटॉप में। आपके लैपटॉप में क्या हुआ, डेटा कनेक्ट हुआ, इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया। आपने इस लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्या किया है, एक इंटरनेट पर विजिट करते हैं और इंटरनेट पर पड़ी हुई या डब्ल्यू डब्ल्यू पर पड़ी हुई कोई भी फाइल को ओपन करते हैं, और उसे ओपन करने के बाद क्या करते हैं, उसे प्रिंटर पर प्रिंट करने के लिए कमांड देते हैं। अब ये जो प्रिंटर पर प्रिंट करने के लिए कमांड दे रहे हैं, हो सकता है आपका ये जो प्रिंटर कनेक्ट हो वो वायर्ड कनेक्शन पर हो या वायरलेस कनेक्शन हो, लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, एक प्रकार से आईओटी इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अब जैसे कि ये तो एक बेसिक लेवल का है, कई बार क्या होगा कि यहाँ पर सेंसर होंगे, सेंसर के साथ साथ में सॉफ्टवेयर हैं, वो डिवाइसें क्या होती हैं, ऑटोमेटिक डेटा कलेक्ट करती रहती हैं, तभी वो क्या बना हुआ है, एक आईओटी इकोसिस्टम या आईओटी सिस्टम बना हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि या पूछा गया है कि आईओटी क्या है, व्हाट इज आईओटी, तो आईओटी एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर फिजिकल वस्तुएं जो होती हैं वो सेंसर या सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर के जानकारी का आदान प्रदान करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आईओटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ थिंग्स इन आईओटी। आईओटी में थिंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आईओटी का फुल नेम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो टी का जो फुल नेम थिंग्स आ रहा है, थिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो मतलब सीधा सा हो जाएगा कि जो आईओटी जो सिस्टम जो कैसे बन रहा है, जहां पर वस्तुएं क्या होती हैं, जो फिजिकल वस्तुएं होती हैं वो सेंसर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होकर के डेटा का आदान प्रदान करती हैं या डेटा ट्रांसमिशन को कम्युनिकेशन करती हैं। तो वहां पर जो वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी, जैसे कि वो आपकी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट और डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इक्विप्ड विद द सेंसर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। तो इसका तात्पर्य उन भौतिक वस्तुओं या उपकरणों से होता है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और सेंसर, सॉफ्टवेयर और संचार क्षमताओं से प्लस होते हैं। मतलब ये वस्तुएं जो होती हैं, इन वस्तुओं में क्या होता है, यानी कि ये जो डिवाइस होगी, जो जैसे हम आईओटी के अंतर्गत बोल रहे हैं, इसके अंदर सेंसर भी हो सकते हैं एम्बेडेड, यानी कि इसमें सेंसर भी एम्बेडेड हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, और इसके अंदर यह क्षमता होगी कि यह अन्य डिवाइसों के साथ में संचार भी कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, आपका जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन क्या है, एक आईओटी डिवाइस है। तो क्लियर है कि जब भी दिया गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ आईओटी, मीन ऑफ थिंग्स इन आईओटी, तो थिंग्स का मतलब है कि जो इंटरनेट से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा का संचार करते हैं, और उन डिवाइस के अंदर ऐसी ये क्षमता है कि वो क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। आईओटी के अनुप्रयोग क्या है? तो आईओटी के अनुप्रयोग होने का मतलब कि आईओटी का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है। तो आईओटी का प्रयोग अगर हम देखते हैं तो लगभग हर एक सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। लगभग ऐसा आज के समय में कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पर आईओटी का प्रयोग ना किया जा रहा हो। और जब आईओटी वर्ड आ गया तो इसका मतलब कौन सी,
कोई भी डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट का प्रयोग ना किया जा रहा हो। जैसे कि अगर हम देखते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, आईओटी का प्रयोग होता है, जैसे कि जिसे बोलते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर या स्मार्ट फार्मिंग, जिसमें क्या होता है ड्रोन स्प्रे दिया गया है और मॉइस्चर सेंसर दिए गए हैं कि क्या कर दिया गया है, एक डिवाइस लगा दी गई है और उस डिवाइस में जैसे कि एक सेंसर लगा हुआ है, वो क्या करता है प्लांट की का पूरा स्टेटस ट्रैक करता रहता है कि प्लांट को कितनी वाटर सप्लाई चाहिए और कितना टेम्परेचर चाहिए, वो सारी चीजें क्या करता रहता है, हमें स्टेटस देता रहता है। तो एग्रीकल्चर में भी मिलता है। ठीक उसी तरीके से स्मार्ट व्हीकल्स, जो वाहन है आज की डेट में, जैसे कि हम बाइक देखते हैं, कार देखते हैं, जहां पर भी क्या होते हैं सेंसर लगे हुए हैं। तो स्मार्ट व्हीकल्स भी है, क्या है, आईओटी का अनुप्रयोग है। स्मार्ट होम में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि घर में जो एसी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है और इसके साथ साथ में अन्य जो भी जैसे कि स्मार्ट फैन है, तो ये सारी चीजें क्या है स्मार्ट होम के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से स्मार्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लगभग हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है, आईओटी का प्रयोग हो रहा है। अगला आता है व्हाट इज डेटा इन आईओटी। आईओटी में डेटा का मतलब क्या होता है? तो आईओटी में डेटा का मतलब होता है, जैसे कि आईओटी में हमने देखा कि क्या हो रही है, डिवाइसें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर के डेटा का संचार कर रही हैं। अब कोई तो डिवाइस होगी जो इसमें क्या कर रही होगी, डेटा को जनरेट कर रही होगी। जैसे कि इन डिवाइस में हम क्या लेते हैं, सेंसर। सेंसर का काम क्या होता है, सेंसर का काम होता है इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा जनरेट कौन कर रहा है, सेंसर जनरेट कर रहा है। तो इट रेफर टू द इंफॉर्मेशन कलेक्ट एंड जनरेटेड बाय द इंटरकनेक्टेड डिवाइस सेंसर एंड सिस्टम विद इन आईओटी नेटवर्क। तो आईओटी नेटवर्क में परस्पर जुड़े उपकरण यानी कि डिवाइस है, सेंसर और प्रणालियों द्वारा एकत्र और उत्पन्न की गई जानकारी को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो जब भी पूछा गया, हमें यहाँ पे इतनी लंबी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। लेकिन जब हमें क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आईओटी में डेटा क्या है, तो हमें क्या करना, सिंगल सेंटेंस में ये आंसर देना है कि डेटा का मतलब है कि आईओटी नेटवर्क में जो भी डिवाइस या सेंसर जुड़े होते हैं, वो डिवाइस या सेंसर जो डेटा वहां पर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसी को ही क्या कहते हैं, हम आईओटी डेटा कहते हैं। ये उपकरण विभिन्न सेंसरों का उपयोग करके अपने परिवेश से डेटा एकत्र करते हैं। जैसे कि क्या है, अगर यहाँ पर कोई डिवाइस लगी हुई है, तो डिवाइस में क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है सेंसर लगे होंगे और सेंसर का काम क्या है, डाटा को कलेक्ट करना। तो वो डिवाइस क्या कर रही है, डेटा को कलेक्ट कर रही है सेंसर के माध्यम से। और फिर उसे क्या किया जाता है, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग की जाती है उस डेटा पर, उसका विश्लेषण किया जाता है और इसके साथ साथ में डेटा को स्टोर भी किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है, तो वो क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म या क्लाउड पर स्टोर किया जाता है। तो आईओटी में डेटा का मतलब है कि सेंसर या डिवाइस के द्वारा जो कैप्चर किया गया, जनरेट किया गया डेटा है, वही आईओटी डेटा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रोल ऑफ क्लाउड इन आईओटी। तो फिर आईओटी में क्लाउड का रोल क्या रहता है, तो क्लाउड का रोल होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक डिवाइस है हमारे पास, इस डिवाइस के अंदर क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। अब ये सेंसर क्या करेगा, इन्वायरमेंट से डेटा को जनरेट करेगा। अब ये डेटा जो जनरेट हो रहा है, उसे कहीं तो स्टोर करके रखा जाएगा। तो कहाँ स्टोर करके रखा जाएगा, तो वो क्लाउड में डेटा स्टोर करके रखा जाएगा। तो आईओटी में क्लाउड की भूमिका क्या होती है कि सेंसर के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को स्टोर करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी प्रोसेसिंग करनी, जिससे कि क्या किया जा सके, उस डेटा को स्टोर किया जा सके, उस डेटा को प्रोसेस किया जा सके, इस डेटा का विश्लेषण किया जा सके। ये सारे काम करने के लिए हम क्लाउड का प्रयोग करते हैं आईओटी में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की भूमिका आईओटी उपकरणों द्वारा उत्पन्न भारी मात्रा में डेटा को संग्रहित करना, डेटा को यानी कि स्टोर करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना और डेटा का विश्लेषण करना। तो क्लियर है कि आईओटी में क्लाउड का की भूमिका क्या है, तो सेंसर या डिवाइसों के माध्यम से कलेक्ट किए गए डेटा को क्या किया जाता है, क्लाउड में स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि उसे प्रोसेस, एनालिसिस, ये सारे काम किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो
सेंसर ने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। सेंसर ने डेटा जो कलेक्ट किया वो डेटा कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेज दिया, जैसे कि क्लाउड में भेज दिया। क्लाउड में क्या हो गया, ये डेटा सेव हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ये डेटा स्टोर क्यों किया गया है, इसलिए ही तो किया गया कि इससे क्या किया जाए, प्रोसेस किया जाए, और प्रोसेस करने के बाद एक इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त की जा सके। तो सेंसर द्वारा एकत्र किए गए कच्चे डेटा का मतलब रॉ डेटा, सेंसर कैसा डेटा कलेक्ट कर रहा है, रॉ डेटा कलेक्ट कर रहा है, जिसे क्या किया जाता है, प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और जब प्रोसेसर के द्वारा उसे प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो किसमें, मीनिंगफुल डेटा में परिवर्तित हो जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि सेंसर के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को प्रोसेसर के द्वारा जब प्रोसेस किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं या डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जैसा कि यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो सीधा आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है कि जब सेंसर के द्वारा कलेक्ट की गई जानकारी को या सेंसर के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदला जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज RFID, यहाँ पे ई नहीं है, एफ है। RFID क्या होता है, तो RFID का फुल नेम क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का full name है Radio Frequency Identification. It is a technology that use radio waves to wireless identify and track object or individual. तो यह एक ऐसी तकनीक होती है जहां पर रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हुए वस्तु या व्यक्तियों की वायरलेस तरीके से क्या होती है, पहचान होती है। जैसे कि कोई भी वस्तुएं हैं या कोई भी व्यक्ति है जिनकी क्या करना है, वायरलेस तरीके से हमें ट्रैकिंग करनी है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी डिवाइस हमारे जो रेंज है उस रेंज के अंदर रेंज में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। ये अगर हमें ट्रैक करना है तो ट्रैक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, RFID तकनीक वहां पर यूज करते हैं। जैसे कि RFID टैग होते हैं, RFID रीडर्स होते हैं, और इसके साथ साथ में आपका बैकएंड सिस्टम है, और जैसे कि रडार सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि RFID तकनीक के माध्यम से ही रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हुए उन डिवाइसों को या उन व्यक्तियों को ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज M2M कम्युनिकेशन। M2M कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जहां पे क्या होती है, एक मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेशन या बातचीत करने में सक्षम होती है, उसे ही हम M2M संचार कहते हैं। अ, अ, तो जैसा कि दिया गया, इट अलाउ यू टू मशीन कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली एंड परफॉर्म रिटन टास्क विदाउट रिकरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन। जहां पर क्या होती हैं, दो या दो से अधिक मशीनें बिना किसी मानव गतिविधि के ऑटोमेटिक या खुद से ही एक दूसरे से संचार करने में सक्षम होती हैं, उसे ही कहते हैं M2M कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन मेथड बोल देखते हैं तो कितने होते हैं, एक होता है M2H, और दूसरा इससे पहले क्या था, H2H, यानी कि क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि M2H हुआ कि जहां पर मशीन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन अब क्या है, M2M कम्युनिकेशन हो रहा है। M2M कम्युनिकेशन में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं है, किसी भी मशीन को। क्या होगी, जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली तरीके से दूसरी मशीन को कमांड देती है और उस कमांड को एग्जीक्यूट करती है। तो क्लियर है, M2M कम्युनिकेशन क्या है, जहां पर दो या दो से अधिक मशीनें खुद से ही बिना किसी मानव हस्तक्षेप के कुछ भी कार्यों को करने के लिए क्या है, तैयार हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट बिट कंपोनेंट ऑफ IoT। IoT के विभिन्न घटक क्या हैं, तो जैसे कि IoT के कंपोनेंट होने का मतलब, अगर हम एक IoT सिस्टम बनाना चाहते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, तो
जैसे कि हमें आईओटी में क्या चाहिए कि हमारी डिवाइस क्या होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, और डिवाइस को स्मार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें सेंसर वगैरह यूज करेंगे या सेंसर यूज करेंगे, जिससे कि क्या होगा, सेंसर ऑटोमेटिक डेटा को ट्रैक करता रहेगा, कैप्चर करता रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, आईओटी का कंपोनेंट सेंसर एंड डिवाइस भी हो जाता है। इसके साथ साथ में कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब डिवाइस से क्या होनी चाहिए, जो आपका सेंसर है और एक दूसरी डिवाइस है, ये क्या होनी चाहिए, आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी भी क्या है इसका, एक कोर कंपोनेंट है। इसके साथ साथ में डेटा प्रोसेसिंग, सेंसर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसे प्रोसेस भी तो किया जाना चाहिए, तो डेटा प्रोसेस होगा, इसलिए डेटा प्रोसेसिंग भी इसका क्या है, कोर कंपोनेंट है। और इसके साथ साथ में जब सेंसर के द्वारा डेटा कैप्चर किया गया है, उसे कनेक्टिविटी के माध्यम से दूसरी जगह शेयर किया गया है और उस पर प्रोसेसिंग की गई है, तो उसका इंटरफेस भी तो आएगा। प्रोसेसिंग के बाद में क्या होगा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी। तो उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, यूजर इंटरफेस पर दिया जाएगा। तो इसलिए यूजर इंटरफेस भी क्या है, कोर कंपोनेंट है। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, एक एसी को ही लेते हैं। तो उस एसी में क्या किया गया, एक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर क्या करेगा, यहाँ पर ये जो सेंसर है, ये आपके रूम के टेम्परेचर को कैप्चर करता है, और उस टेम्परेचर को कैप्चर करके कहाँ भेजता है, तो उसे भेज देता है क्लाउड पर। इस जानकारी को कहाँ भेजेगा, तो उसे क्लाउड पर भेजेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, सेंसर आपका पहला ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, तो कनेक्टिविटी का मतलब जहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक जो सेंसर है और दूसरा क्लाउड है, ये कनेक्ट है, तो ये कनेक्टिविटी हो गया। ये जुड़ा होना चाहिए सेंसर, तभी तो ये क्लाउड पे डेटा भेज पाएगा। फिर उसके साथ साथ में क्लाउड में क्या होगा, तो क्लाउड का भी हमने इससे पीछे देखा कि क्लाउड का काम होता है कि सेंसर के द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को क्या करिए, स्टोर करिए, जिससे कि उसे प्रोसेस किया जा सके और उसका एनालिसिस किया जा सके। तो क्लाउड पर ये जो डेटा गया है, अब इस क्लाउड पर डेटा को क्या किया जाएगा, प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। जब यहाँ पर डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, तो इस तरीके से डेटा प्रोसेसिंग भी तो जरूरी हो गया है। फिर उसके बाद जब प्रोसेसिंग हुई है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो यहाँ पर इंटरफेस आया होगा, यानी कि रिजल्ट आया होगा, वो किसमें दिया जाएगा, वो चाहे इंटरफेस में दिया जा सकता है और चाहे कोई वो एक्शन में बदला जा सकता है। अब एक्शन में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे कि एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया आपने। आपने टेम्परेचर जो भी सेट किया, मान लेते हैं आपने 25 डिग्री सेट कर दिया। अब क्या होता रहता है, सेंसर चेक करता रहता है, कैप्चर करके डेटा को भेजता रहता है क्लाउड पर। क्लाउड पर प्रोसेसिंग होती रहती है। जैसे ही देखते हैं कि अगर टेम्परेचर क्या हुआ, 25 पर पहुंच चुका है, आपके रूम का टेम्परेचर 25 ही तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में क्या हो जाती है, एसी ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करना, एक तरीके से वो डिम्ड हो जाती है, या एक तरीके से जिसे बोल सकते हैं स्लीप मोड में आ जाती है, कि वो कूलिंग करना कम कर दे बंद कर देती है। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग में जब पाया गया कि हाँ, पहले से जो यहाँ पर कमांड दिया गया था कंट्रोलर को 25, और अब जो सेंसर के द्वारा डेटा आया है वो भी 25 है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो जैसे ही इक्वल हुआ, तुरंत एक्शन ले लिया गया कि क्या किया जाएगा, कि जो कूलिंग कंपोनेंट है उसे बंद कर दिया जाएगा। तो क्लियर है कि आईओटी के कौन-कौन से कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आईओटी गेटवे? आईओटी गेटवे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ गेटवे इन आईओटी? तथा आईओटी में गेटवे का की भूमिका क्या होती है? तो गेटवे इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन आईओटी डिवाइसेस। गेटवे क्या होता है? आईओटी डिवाइसों के बीच में जो कम्युनिकेशन होते हैं, उन कम्युनिकेशन को सक्षम करता है। जैसे कि वो डिवाइसें हों या सेंसर हों, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको सक्षम करता है, उसे स्टैब्लिश करके रखता है। और अगर कहीं से भी कोई ट्रैफिक वगैरह जनरेट हो रहा है, तो उस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है। Equipment and system, basically gateway is a central hub for all IoT devices। और जो गेटवे होता है, वो जितने भी IoT डिवाइसें हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं,
उनके लिए क्या है, एक सेंट्रल हब होता है कि जैसे कि क्या है, अलग अलग डिवाइसें हैं, कई प्रकार की डिवाइस यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है। अब ये जो डिवाइसें कनेक्ट हैं तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इसे गेटवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं ये गेटवे लगा हुआ है, तो सभी डिवाइसें क्या कर रही हैं, गेटवे के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर कर रही हैं, और ये यहाँ पर क्लाउड है। ये इतनी डिवाइसें कनेक्ट हैं और इस क्लाउड पर डेटा सेव कर रही हैं। तो क्या होगा कि अगर ये सभी डिवाइसें एक साथ में डायरेक्टली क्लाउड पर डेटा भेजेंगी, तो क्लाउड पर क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो वहां पर समस्याएं जनरेट हो सकती हैं, डेटा करप्ट हो सकता है या ऐसा कुछ भी। तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने क्या करा दिया कि इन सभी डिवाइसों को एक गेटवे से कनेक्ट कर दिया। अब ये गेटवे क्या करेगा, सभी डिवाइसों से डेटा कैप्चर करेगा और डेटा कैप्चर करने के बाद अपनी सुविधा अनुसार क्या करता रहेगा, डेटा को क्लाउड पर भेजता रहेगा। तो क्लियर है कि आईओटी में गेटवे का मतलब क्या है। गेटवे जो होता है वो डिवाइसों और सेंसरों के बीच के कम्युनिकेशन को सक्षम करता है, और तथा जो एक गेटवे है वो सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जहां से सभी आईओटी डिवाइसें कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंस कम्युनिकेशन मॉडल इन आईओटी। आईओटी में विभिन्न संचार मॉडल क्या है। तो जैसे कि अगर कम्युनिकेशन मॉडल देखते हैं तो ये चार प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल क्या होता है कि एक कैंडिडेट क्या, एक डिवाइस क्या करती है, रिक्वेस्ट देती है और दूसरी डिवाइस क्या होती है, इसे रिस्पांस देती है। दूसरा आता है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। जो दूसरा आता है आपका कम्युनिकेशन मॉडल, वो कौन सा होता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर। पब्लिशर क्या करता है, यहाँ पर कोई भी सर्विस जनरेट करता है और उसका जो सब्सक्राइबर होता है वो उसे क्या करता है, प्राप्त करता है। लेकिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक जो यहाँ पर क्रिएटर होता है या जनरेटर होता है, उस जनरेटर पर को जो एक रिसीवर है, या एक तरीके से हम पब्लिशर और सब्सक्राइबर वाले को ही एग्जांपल के रूप में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपने क्या की, एक सर्विस स्टार्ट की है। अब आपकी सर्विस से क्या करना चाहता है, कोई दूसरा कंज्यूमर आपसे कनेक्ट होना चाहता है, तो ऐसे में क्या करता है, वो आपको रिक्वेस्ट डालता है और आप उसकी रिक्वेस्ट को जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी क्लाउड पर काम कर पाता है या आपकी सर्विस का प्रयोग कर पाता है। तो ये किस पे हो जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे हो जाएगा। दूसरी क्या होती है कि आपने एक ऐसी सर्विस, कोई भी सर्विस स्टार्ट की और क्या है, जैसे कि वो फ्री है ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, तो वहां पे क्या है कि जो सब्सक्राइबर है आपका या एक जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर आपसे कोई रिक्वेस्ट उसकी नहीं आएगी, सीधा वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनरोल कर पाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पब्लिशर सब्सक्राइबर, बस क्या होगा कि उसमें वो आपको आपसे रजिस्टर हो जाए, रजिस्टर होने के बाद तुरंत वो क्या कर पाएगा, आपकी सर्विस को प्राप्त कर पाएगा। तो वो हो जाएगा पब्लिशर सब्सक्राइबर। तीसरा आता है पुश एंड पुल मॉडल। तो तीसरा जो मॉडल है वो कौन सा, पुश एंड पुल मॉडल है। और एक आता है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। तो इस तरीके से चार कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लोरा वैन। लोरा वैन क्या होता है, तो एल ओ का मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग। आर ए का मतलब क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। डब्ल्यू का क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क लोरा वैन का फुल नेम है। इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, या वाइड एरिया नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इट इज अ डिजाइन टू सपोर्ट हाई नेटवर्क सच एज स्मार्ट सिटी विथ मिलियंस ऑफ लोअर पावर डिवाइसेस। और इसका इसे स्मार्ट शहरों जैसे कि जो बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में कम बिजली की खपत करने वाली डिवाइसें क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो लोरा वैन क्या है, तो लोरा वैन एक वाइड एरिया नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाने वाला, जो अगर ये क्वेश्चन जैसे कि पूछा जा रहा है, व्हाट इज लोरा वैन, तो लोरा वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग जैसे कि स्मार्ट शहरों में बड़े नेटवर्क पर जो लाखों की संख्या में कम बिजली की खपत करने वाली डिवाइसें हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है,
तो मैक एड्रेस का साइज जो होता है वो 48 बिट होता है। तो मैक एड्रेस होता क्या है? तो मैक एड्रेस का फुल नेम क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस किस कैसे काम करता है? तो जैसे कि जब हम कोई लैन कम्युनिकेशन, लैन नेटवर्क प्रयोग करते हैं, तो लैन नेटवर्क में जो प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है या लैन नेटवर्क में जो लागू होने वाला प्रोटोकॉल है वो कौन है? ईथरनेट है। अब ये जो ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये इसके लिए क्या आवश्यक होता है कि आपकी जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या होना चाहिए? एनआईसी कार्ड होना चाहिए। एनआईसी का फुल नेम क्या है? तो एनआईसी का फुल नेम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड। और तो ये जो एनआईसी कार्ड होता है, इसी की ही जो यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आईडी है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है या लागू किया जाने वाला प्रोटोकॉल है ईथरनेट, उसके लिए आवश्यक एनआईसी कार्ड की यूनिक एड्रेस या यूनिक आइडेंटिटी को ही मैक एड्रेस कहा जाता है, तथा यह मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। और कितने डिजिट का होता है? अगर डिजिट पूछा जा रहा है तो कितना होगा? 12 डिजिट का होता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आईपी एड्रेस का पूछा जा रहा है, तो आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है? तो इसके दो वर्जन है, एक IPv4 है और दूसरा कौन सा है? तो वो है दूसरा IPv6। IPv4 का साइज है 32 बिट, जबकि IPv6 का जो साइज है वो 128 बिट होता है। IPv4 की जो रेंज होती है, वो रेंज कितनी होती है? 0 से 255 होती है, तथा इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी? डेसिमल वैल्यू होती है। IPv4 की जो वैल्यू है या एड्रेस जो होता है वो डेसिमल वैल्यू में होता है, तथा इसके जो ऑक्टेंट होते हैं वो कितने ऑक्टेंट होते हैं? 4 ऑक्टेंट इसमें होते हैं। ठीक उसी तरीके से IPv6 128 बिट का है, इसकी रेंज का कोई इशू नहीं यहाँ पर नहीं रहता है, वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्टेंट दिए गए हैं वो ऑक्टेंट की वैल्यू कैसी होती है? तो ये होती है हेक्साडेसिमल। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है और इसमें ऑक्टेंट की जो संख्या होती है वो कितने ऑक्टेंट होते हैं? 4 होते हैं या 8 होते हैं? तो 8 ऑक्टेंट होते हैं। और आईपी एड्रेस जो होता है वो कैसा एड्रेस है? फिजिकल या वर्चुअल एड्रेस है? तो यह एक वर्चुअल एड्रेस होता है, कंप्यूटर का एक ही वर्चुअल एड्रेस है, जबकि मैक एड्रेस कैसा एड्रेस होता है? फिजिकल एड्रेस है। तो अगर यह भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि कंप्यूटर के फिजिकल एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो उसे मैक एड्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल कौन कौन से हैं? तो ये 3 मॉडल हैं, एक होता है आस, पास और सास। आस का फुल नेम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पास का क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जबकि सास का क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो कितने मॉडल हैं? तो 3 मॉडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? तो जैसे कि अगर हम कंट्रोल सिस्टम देखते हैं तो कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या अंतर होता है? तो ओपन लूप में अगर हम देखते हैं, दिया गया फीडबैक एलिमेंट इज अब्सेंट। ओपन लूप जो होता है जिसमें फीडबैक जो एलिमेंट होता है जो क्या करेगा? आउटपुट का फीडबैक प्रोवाइड कराता है, वो अब्सेंट होता है, यहाँ पे नहीं होता है। एरर डिटेक्टर अब्सेंट। जब फीडबैक एलिमेंट है तो ऐसे में क्या, अगर कोई एरर आ रही है तो उस एरर का पता ही नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर यह भी एब्सेंट मिल रहा है। इट इज स्टेबल ऑन स्टेबल 1। यह क्या होता है? स्थिर होता है। इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड लेस कॉस्टली। जो ओपन लूप होता है उसका निर्माण आसान होता है, कम कॉस्टली होता है, मेंटेनेंस इजी होता है, तथा ये क्या, अविश्वसनीय होता है। दूसरा अगर हम देखते हैं क्लोज लूप, तो इसमें क्या होता है? क्लोज लूप सिस्टम में
फीडबैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एरर डिटेक्टर भी प्रेजेंट होता है, तथा इट में बिकम अनस्टेबल, यह अस्थिर हो सकता है। इसके साथ साथ में कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉस्टली है, किसकी तुलना में? ओपन लूप की तुलना में। मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट है और यह विश्वसनीय होता है। अब जैसे कि इसका अंतर क्या है? अंतर ये है, अगर हम ओरली तरीके से देखते हैं तो इसमें या जो ओपन लूप होता है, ओपन लूप में क्या दिया गया, एक डिवाइस है, डिवाइस को आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे कि आप मान लेते हैं हीटर है, हीटर को आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब वो जो हीटर ऑन कर दिया है, तो हीटर जब तक आप ऑफ नहीं करते हैं, क्या वो खुद से ऑफ हो जाएगा? नहीं ऑफ होगा। दूसरा तो ये तो आ जाएगा आपका, इसका जो तीसरा टाइप होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं। थोड़ा एडवांस में क्या है कि आपके पास जो हीटर है उसमें ये दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, एक अमाउंट सेट कर सकते हैं, एक वैल्यू सेट कर सकते हैं कि उस वैल्यू तक आपका हीटर जो दिया गया है वो आपके रूम को क्या करेगा, हीट करेगा। जब उस वैल्यू तक ये हीट करेगा, तो आपने यहाँ पे मान लेते हैं एक वैल्यू सेट की है कि आप 40, आपने क्या सेट किया, आपने सेट कर दिया 35, तो 35 सेट कर दिया। अब वो क्या करता है, 35 लेवल तक पहुंचता है। अब वो जो 35 लेवल तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, या इसको थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, इंडक्शन ले सकते हैं। इंडक्शन, आपको क्या करना है, आपको इंडक्शन है दिया गया है, उस इंडक्शन में आपने वैल्यू सेट कर दी कितनी, 80। अब जब 80 वैल्यू सेट कर दी, तो ऐसे में क्या होगा, वो इंडक्शन कितने कहाँ तक काम करेगा, 80 तक काम करेगा। अब 80 लेवल पर आपका जो उस इंडक्शन पे रखी हुई वस्तु है, जैसे कि मिल्क है, वो चाहे बॉयल हो चाहे वो जल जाए, वो कुछ भी हो, क्या वो खुद से बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ओपन लूप है उसको आपने जो वैल्यू दी है उस वैल्यू तक काम करेगा, लेकिन उस वैल्यू तक काम करने का जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है वो नहीं जानता है। लेकिन क्लोज लूप में क्या होता है, क्लोज लूप में इधर लगा हुआ है एक तरीके से कंट्रोलर। क्लोज लूप का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे एक इनपुट कंपोनेंट दिया गया है। इनपुट जो होगा वो सिग्नल भेजेगा किसको, कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेगा किसको, प्लांट को, यानी कि मशीन को या डिवाइस को। अब ये प्लांट काम कर रही है, लेकिन ये जो काम कर रही है इसका ये कंट्रोल सिस्टम क्या ले रहा है, फीडबैक भी ले रहा है, फीडबैक भी ले रहा है कि ये काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और जैसे ही अगर ये पाता है कंट्रोल सिस्टम कि प्लांट के द्वारा काम किया गया जो है वो कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है या नेगेटिव है, तो तुरंत ये क्या कर देगा, कंट्रोलर इस प्लांट को बंद कर देता है। लेकिन ओपन लूप में क्या होगा, इसका डायग्राम ये रहेगा कि इनपुट इनपुट कंट्रोल सिस्टम को जाएगा और कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, प्लांट को रन करेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा। तो क्लियर है ओपन और क्लोज में क्या अंतर है। अगला आता है व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम, नेम ऑफ सम ओपन लूप सिस्टम, इट इज आल्सो नोन एज नॉन फीडबैक। तो वही डेफिनेशन दी गई है कि नॉन फीडबैक सिस्टम पर आधारित होता है ओपन लूप, जहां पर हमें फीडबैक नहीं मिलता है। इट इज अ कंप्लीटली वर्क ऑन इनपुट, ये पूरी तरीके से किस पे काम कर रहा है, इनपुट पे, जो आपने इनपुट दे दिया सिर्फ उस पे काम करेगा, ये कोई आउटपुट का फीडबैक नहीं ले रहा है। इट इज यूज एप्लीकेशन विच फीडबैक एंड एरर हैंडलिंग आर रिक्वायर्ड। जैसे कि हेयर ड्रायर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लोज लूप। तो क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, नेम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, इट इज नोन एज फीडबैक। तो नॉन फीडबैक कौन था, ओपन लूप। फीडबैक सिस्टम पर आधारित कौन है, क्लोज लूप है। इट इज ऑटोमेटिकली रेगुलेटिंग अ सिस्टम टू मेंटेन अ डिजायर्ड स्टेट और सेट पॉइंट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन।
तो ये क्या करता है, किसी सिस्टम को बिना मानवीय हस्तक्षेप के वांछित स्थिति या निर्धारित बिंदु पर बनाए रखने के लिए स्वचालित रूप से नियंत्रित करता रहता है। जैसे कि आप क्या ले लेते हैं, एसी या रेफ्रिजरेटर। अब जैसे कि क्या है, आपका एसी है, एसी में आपने जो टेम्परेचर सेट कर दिया, तो टेम्परेचर सेट करने के बाद क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक तरीके से ऑफ हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हुआ, तुरंत क्या हो गया, यहाँ पर एसी क्लोज हो गई या एक तरीके से ऑफ हो गई। या जैसे कि रेफ्रिजरेटर को देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर को आपने ऑन किया और जो उसमें आपने लेवल सेट कर दिया, जैसे कि मीडियम लेवल सेट कर दिया, तो मीडियम लेवल तक क्या हुआ, वो रेफ्रिजरेटर ने रेफ्रिजरेटर जो है वो रन हुई और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। ऑफ होने के बाद फिर कुछ समय के बाद में क्या हुआ, अगर उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, उसमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, उसमें फीडबैक कंपोनेंट लगा हुआ है, जो उसके अंदर का टेम्परेचर, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर को मापता रहता है कि मीडियम लेवल का जो भी उसमें एक टेम्परेचर सेट है, उस टेम्परेचर तक जैसे ही पहुंचता है, तुरंत फ्रिज क्या हो जा रही है, बंद हो जा रही है। और फिर जैसे कि भी उसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है, तो फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, तो ये 5 लेयर कम्युनिकेशन मॉडल यूज बाय एवरी डिवाइस दैट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जिसका प्रयोग प्रत्येक इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस में प्रयोग किया जाता है, जिसे 1960 में डीओडी डिपार्टमेंट के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन के मोड देखते हैं, तो कम्युनिकेशन के 3 मोड होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स या डुप्लेक्स भी इसे बोलते हैं, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, तीनों में अंतर क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड में जानकारी केवल भेजी जाती है, ट्रांसमिट होती है, रिसीव नहीं होती। मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिंगल डायरेक्शन में ही। जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन टू वे होता है, लेकिन वन टाइम केवल एक, वन टाइम केवल वन डायरेक्शन। यानी कि अगर एक कैंडिडेट क्या कर रहा है, इधर से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो इधर से क्या होगा, तभी ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगा जब इधर वाला डेटा यहाँ पर पूरी तरीके से पहुंच जाएगा। जैसे कि क्या है, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी किस पे काम करता है, हाफ पे करता है, फुल डुप्लेक्स पे या सिंप्लेक्स पे, तो हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है। सिंप्लेक्स के लिए आप ले सकते हैं जैसे कि कीबोर्ड, तो आप कीबोर्ड माउस ये यूज कर रहे हैं, ये सब किस पर आधारित है, सिंप्लेक्स मोड में। आप कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर का डेटा कीबोर्ड में आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो वो सिंप्लेक्स में हो जाएगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जहां पर कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है और एक ही साथ में होता है। जैसे कि जो मोबाइल फोन पे आप बातचीत करते हैं, वो किस में आता है, फुल डुप्लेक्स में आता है। तो फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डेटा जो होता है वो दोनों दिशाओं में एक साथ में ही प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूएसएआरटी। यूएसएआरटी का फुल नेम क्या होता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। इसी तरीके से एक कीवर्ड आता है, एक वर्ड दिया गया है यूएआरटी आता है, तो यूएआरटी में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो यूएसआरटी क्या है, यूएसआरटी या यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर का संक्षिप्त रूप, यानी कि उसी का शॉर्ट नेम है। यह आने वाले जाने वाले डेटा बाइट को सीरियल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करता है। यानी कि जो भी आने वाला डेटा है या जाने वाला डेटा है, उसके बाइट को किसमें चेंज कर देता है, सीरियल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। सिंक्रोनस मोड में यह हाफ डुप्लेक्स और असिंक्रोनस मोड में यह फुल डुप्लेक्स होता है। तो जो यूएसआरटी है, जहां पर क्या होता है, सिंक्रोनस मोड में जब ये काम करता है तो ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, वही असिंक्रोनस मोड में जब ये काम करता है तो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। यानी कि सिंक्रोनस में क्या रहेगा, वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, जबकि असिंक्रोनस में क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो यह यूएसएआरटी
जो जो यूएस ART की USRT होगा, USART की तुलना में तेज है, लेकिन UART, हाँ यहाँ पे UART है, ये USART नहीं है, UART। It faster than speed of UART but work like UART, यानी कि जो USART है वो UART की तरह ही काम करता है, लेकिन UART से स्पीड फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन? गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जैसे ही कम्युनिकेशन के अगर हम मीडिया देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा, गाइडेड, एक आपका जो मिलता है वो कौन सा है, गाइडेड है, और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है अनगाइडेड। ये यहाँ पे राइट कर देते हैं। गाइडेड कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। एक कौन सा होता है, ट्विस्टेड पियर वायर, ट्विस्टेड पियर वायर। दूसरा जो होता है वो कौन, कोएक्सियल केबल होती है। तीसरी कौन सी होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पियर कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा, यूटीपी, अनसील्ड ट्विस्टेड पियर वायर। दूसरा कौन सा होता है, सील्ड ट्विस्टेड पियर वायर। कोएक्सियल केबल कितने प्रकार की होती है, टू टाइप की होती है, कौन सी, एक होती है 50 OHM और दूसरी कौन सी होती है, ये 500 नहीं, 50 OHM और दूसरी 75 OHM। वही फाइबर ऑप्टिक कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक और दूसरी कौन सी होती है, तो वो होती है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक। ठीक उसी तरीके से अनगाइडेड जो है ये भी तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, एक आती है रेडियो वेव्स, एक आपकी कौन सी है, रेडियो वेव्स तरंगे होती हैं, दूसरी माइक्रोवेव्स होती हैं और तीसरी कौन सी होती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड होती हैं। जैसे कि जो हमारी वाईफाई जो हम लोग यूज करते हैं वो किस पे काम करती है, तो वो रेडियो वेव तकनीक पर, या वाईफाई में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, रेडियो वेव तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये केबलों के बिना, तो अनिर्देशित माध्यम या अनगाइडेड मीडिया किसे कहते हैं, जहां पर विदाउट केबल, किसके माध्यम से, वेव्स के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। व्हाट इज क्लॉक स्पीड? क्लॉक स्पीड क्या होती है, किसे कहते हैं क्लॉक स्पीड? So the clock speed determine how many instruction per second the microprocessor can execute। तो clock speed का मतलब होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जब भी दिया जा रहा है व्हाट इज क्लॉक स्पीड, तो प्रोसेसर के द्वारा एक सेकंड में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की संख्या को ही क्या कहा जाता है, क्लॉक स्पीड कहा जाता है। यूजली क्लॉक स्पीड, मोस्टली जो क्लॉक स्पीड हमें मिलती है वो किसमें, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज में मिलती है। मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी प्रोसेसर है जो एक सेकंड में, 1 सेकंड में क्या करता है, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो ऐसे में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई जाएगी, MHz, 1 मेगाहर्ट्ज हुई जाके। लेकिन एक प्रोसेसर जो क्या कर रहा है, एक सेकंड में 1 बिलियन, 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई जाके, 1 गीगाहर्ट्ज हुई जाके। इसी तरीके से अगर 1 सेकंड में 2 बिलियन हो जाएगा तो 2 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा, 2.5 बिलियन हो जाएगा तो 2.5 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। तो क्लॉक स्पीड क्या है, प्रोसेसर के द्वारा एक सेकंड में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की संख्या ही क्या होती है, उसकी क्लॉक स्पीड कहलाती है, जो किसमें मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पिन मोड फंक्शन इन आर्डिनो? आर्डिनो में पिन मोड फंक्शन का यूज क्या होता है? तो जैसे कि जब हम आर्डिनो पर कोई भी स्केच राइट करते हैं, तो स्केच जब राइट करना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, आर्डिनो बोर्ड में देखते हैं डिजिटल पिन दिए होते हैं, डिजिटल पिन की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, और उस डिजिटल
पिन पर अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम असाइन कराना चाहते हैं, इनपुट का या आउटपुट का, या एनालॉग पिन पर हम असाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, पिन मोड फंक्शन लगाते हैं। जैसे कि अगर आपने पिन नंबर, डिजिटल पिन नंबर 5 से कोई एलईडी कनेक्ट कर रखा है, तो एलईडी का काम क्या है, आउटपुट देना, तो आप क्या लिखते हैं ऊपर सेटअप फंक्शन के अंदर, पिन मोड लगाते हैं। और कौन सी पिन नंबर 5 पर कनेक्ट कर रखा है, किसको, एलईडी को, एलईडी का काम क्या है, आउटपुट, तो आप यहाँ पर आउटपुट देते हैं। तो इट इज यूज्ड कॉन्फ़िगर द मोड ऑफ स्पेसिफिक डिजिटल पिन ऑन आर्डिनो बोर्ड। और डिजिटल पिन को क्या करना, कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्डिनो बोर्ड पर पिन मोड फंक्शन का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द पिन शुड बी ट्रीट एज इनपुट और आउटपुट। तो यह ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी जो पिन नंबर 5 है वो इनपुट के रूप में काम करेगी या आउटपुट के रूप में काम करेगी। तो इसके लिए हम पिन मोड लगाते हैं। अगला आता है व्हाट इज द डिले फंक्शन इन आर्डिनो। आर्डिनो में डिले फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, तो जैसे कि क्या है, कोई भी पिन पर जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को नंबर ऑफ टाइम के लिए क्या कराना, डिले कराना। जैसे कि क्या होता है, एलईडी को 2 सेकंड के लिए ब्लिंक कराइए, तो हम क्या करते हैं, डिले में क्या करा देते हैं, यहाँ पे 2000 वैल्यू देते हैं। 2000 का मतलब क्या है, 2000 मिली सेकेंड है, क्योंकि ये किस पे काम करता है, इसकी वैल्यू किस में रिप्रेजेंट की जा रही है, मिली सेकेंड में। तो 2000 का मतलब हमने 2000 मिली सेकेंड के लिए इस जो है टास्क को डिले करा रखा है। इट इज यूज टू पॉज द प्रोग्राम टू टास्क फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसका उपयोग किसी प्रोग्राम या कार्य को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए रोकने के लिए किया जाता है, कि अगर हाई है पिन तो उसे हाई कितने समय तक रखना है। यह पूर्णांक आर्गुमेंट लेता है, यानी कि पूर्णांक आर्गुमेंट लेने का मतलब इंटीजर वैल्यू लेता है, ये फ्लोट वैल्यू नहीं लेता है। तथा जो रिप्रेजेंट की जाती है इसकी वैल्यू, वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, मिली सेकंड में रिप्रेजेंट की जाती है। जब भी पूछा जा रहा है डिले फंक्शन का यूज क्या है आर्डिनो बोर्ड पर, तो डिले फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को निश्चित समय तक, या किसी भी टास्क को निश्चित समय तक डिले कराने के लिए या रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, डिले फंक्शन का यूज करते हैं। व्हाट आर द यूज ऑफ डिजिटल लाइट फंक्शन। डिजिटल लाइट फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इट इज यूज टू राइट हाई और लो वैल्यू टू अ डिजिटल पिन। डिजिटल पिन पर वैल्यू को क्या कराना, लो या हाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल लाइट फंक्शन यूज करते हैं। उसी तरीके से एक फंक्शन आता है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट, एनालॉग राइट का प्रयोग इसलिए किया जाएगा, एनालॉग पिन पर वैल्यू को जो है रीड कराने, राइट कराने के लिए हम एनालॉग राइट करते हैं। वही एक आता है एनालॉग रीड। अगर हम एनालॉग रीड लगाते हैं तो ये एनालॉग रीड फंक्शन क्या करता है, एनालॉग पिन पर वैल्यू को रीड कराने के लिए हम एनालॉग रीड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से आता है डिजिटल रीड। डिजिटल रीड, डिजिटल रीड का प्रयोग कब करते हैं, डिजिटल पिन पर वैल्यू को रीड कराने के लिए। जैसे कि आपने पावर बटन कनेक्ट कर रखा है, तो पावर बटन आप जब दबाएं तो वैल्यू पिन पर क्या होनी चाहिए, रीड होनी चाहिए। तो हम वहां पे क्या करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन लगाएंगे। हम एलईडी को पर आउटपुट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल लाइट लगाते हैं। वही अगर हम एनालॉग पिन से हमने सेंसर को कनेक्ट कर रखा है, तो सेंसर से वैल्यू क्या करेंगे, रीड करेंगे, तो एनालॉग रीड लगाते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास में इतने ही 25 क्वेश्चंस थे जो आपके आईओटी के वाइवा के लिए लगभग आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जिनको हमने कंप्लीट किया है।